लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और इस बार किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा 37 सीट जीतकर बीजेपी को प्रदेश में मात्र 33 सीटों पर सिमट जाने पर विवश कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश ही था जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें तो 2019 में 62 सीटें जीतकर बीजेपी ने केंद्र में लगातार 2 बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। लेकिन इस बार यूपी में हुए नुकसान की भरपाई किसी दूसरे राज्य से नहीं हो पाई, लिहाजा बीजेपी गठबंधन से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर एक दशक के बाद यूपी में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दोहराया है। बीजेपी की हार से सारे सियासी समीकरण उल्टे पड़ गए हैं। अब बीजेपी से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक नतीजों को नए सिरे से विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। आज हम आपको लोकसभा सीटों का सारा समीकरण समझाएंगे, न सिर्फ हार जीत के आंकड़े बल्कि विधानसभा वार पार्टीज की परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। चंदौली से सपा के वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे को हराया है। यहां से सपा के खाते में 42.5% वोट गए हैं, तो वहीं बीजेपी महज 40.6% वोट पर ही सिमट गई है। देखिए इंडिया न्यूज के संवाददाता से हारी हुई सीटों की इनसाइड स्टोरी। चंदौली में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उलटफेर ये कि 2 बार से सांसद और भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। हारने के पीछे तमाम इनसाइड स्टोरीज हैं, लेकिन स्टोरीज के अलावा अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो क्या कैलकुलेशन है, कौन सी विधानसभा हारे हैं उसकी अगर बात करते हैं तो टोटल अगर बात करें तो 21,500 वोट के आसपास से बीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त दी है। इसमें से 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हारे हैं। उसमें सबसे ज्यादा डेंट दिया है मुगलसराय विधानसभा से, जहां से विधायक है रमेश जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन 13,300 वोट से मुगलसराय से हारे हैं। वही सहजाजा विधानसभा से 1,300 वोट के आसपास से हारे हैं। वही अजगरा विधानसभा जहां से टी राम जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनकी भी विधानसभा से लगभग 275 वोट से हारे हैं। साथ ही साथ सकलडीहा विधानसभा जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक है, वहां से 21,000 वोट से, लेकिन केवल और केवल एक ही विधानसभा ऐसी है जहां से अनिल राजभर सीपुर से विधायक है, वहां से 14,800 वोट से जीते हैं। तो देखा अगर जाए तो 4 विधानसभाओं से हारे हैं, जिसमें 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सहजाजा की बात करते हैं तो वहां से सुशील सिंह विधायक हैं, मुगलसराय से रमेश जायसवाल विधायक हैं और अजगरा से टी राम विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाओं से भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त मिली है, जिसका कारण ये रहा कि उनको चुनाव में हार मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 बार से सांसद थे। तो इस पे काम करने की जरूरत है। तमाम सारी चीजें चल रही हैं। कल एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था जो सुशील सिंह विधायक हैं सहजाजा से, उन्होंने लिखा था कि हार की जिम्मेदारी केवल विधायकों और राज्यसभा सांसदों की नहीं है, संगठन की भी है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यसभा सांसद भी बनाया है, जिसमें साधना सिंह और दर्शना सिंह 2 राज्यसभा सांसद भी हैं। तो कुल देखा जाए तो यहाँ राज्यसभा सांसद 3 विधायक और एक मंत्री भी हैं अनिल राजभर। इसके बावजूद चंदौली की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और कद्दावर नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए। और एटा से सपा को जीत मिली है। सपा के देवेश शाक्य ने बीजेपी के राजीव सिंह को हराया है। सपा को 47.1% वोट मिले हैं। दूसरी ओर बीजेपी के खाते में 44.3% वोट आए हैं। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। एटा लोकसभा सीट से दिग्गज नेता राजवीर सिंह और राजू भैया 27,611 वोटों से पराजय घोषित हुए हैं। पराजय घोषित होने का कारण था बीजेपी का अब की बार राम मंदिर काम नहीं आया। देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। देवेश शाक्य पहली बार एटा लोकसभा से चुनाव लड़े थे और विजयी घोषित हुए हैं। विधानसभा एटा में राजवीर सिंह और राजू भैया 15,680 से पराजय हुए हैं। 15,680 से समाजवादी पार्टी की लीड हुई है, जबकि एटा विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के
विधायक हैं जो कि विपिन कुमार डेविड हैं, और महरेड़ा से बीरन सिंह वर्मा विधायक हैं, वहां से राजू भैया को 3276 वोटों से जीत हासिल की है। जहां के देखते हैं कासगंज जनपद की कासगंज सदर सीट से देवेंद्र सिंह वर्मा विधायक हैं, वहां से देवेंद्र सिंह वर्मा के कथित प्रयासों से 23,440 वोटों से राजू भैया विजयी घोषित हुए हैं। अमापुर विधानसभा को लिया जाए, अमापुर विधानसभा हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, वहां पर 4788 वोटों से राजू भैया को जीत हासिल हुई है। जहां की पटियाली विधानसभा नादरा सुल्तान समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और नादरा सबसे बड़ी लीड 42,648 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजयी घोषित हुए हैं। जबकि अब की बार राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदुत्व के नेता थे, और एक बार कल्याण सिंह जी यहाँ पर सांसद रहे हैं, 2 बार राजवीर सिंह और राजू भैया सांसद रहे हैं, और तीसरी बार पुनः सांसद के प्रत्याशी थे। राजू भैया सांसद चुनाव एटा लोकसभा से हार चुके हैं। 27,611 वोटों से राजू भैया ने चुनाव हारा है। पिछली बार राजवीर सिंह और राजू भैया एटा लोकसभा से 2019 में 1.25 लाख वोटों से विजयी घोषित हुए थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताते हुए राजू भैया चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज। और फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने जीत दर्ज की है। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को हराया है। सपा के खाते में 45.2% वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 42.2% वोट मिले हैं। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। सीट के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी नेताओं को टेंशन देने वाले हैं। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 विधानसभा में बीजेपी के विधायक काबिज हैं और एक में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं, जबकि 2 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं तो विधानसभा वार में 2 विधानसभा यानी खागा और अयासा में ही बीजेपी जीत पाई है। बाकी 4 विधानसभाओं में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति जो प्रत्याशी थी उनकी करारी हार हुई है। जिन विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति हारी हैं वहां बीजेपी के विधायक काबिज हैं और अपना दल यश के साथ साथ सदर और हुसैनगंज सीट भी शामिल है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। साध्वी निरंजन ज्योति की हार का कारण सियासी गरियाओं में जो चर्चा है कि पार्टी के ही नेताओं ने भीतर घात करके साध्वी निरंजन ज्योति को इस चुनाव में हराया है। चर्चा ये भी है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठान लिया था कि इस चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति को हराना है। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा के संगठन के नेताओं को टेंशन देने वाले हैं कि भाजपा जिन विधानसभाओं में काबिज है वहीं से ही साध्वी निरंजन ज्योति को हार मिली है। भीतर घात करने वालों की अगर बात करें तो भाजपा के ही कुछ विधायक शामिल हैं और जिले के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हारने के बाद भीतर घात करने वाले नेताओं की लिस्ट बना करके दिल्ली पहुंची हैं, जो संगठन के समक्ष वो सूची को रखेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिले के भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर संगठन जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। रिजवानुद्दीन के साथ अनूप तिवारी, इंडिया। और लखीमपुर खीरी से सपा के उत्कर्ष वर्मा ने बीजेपी के अजय मिश्र टेनी को हराया है। अब देखिए वहां की विधानसभा वार स्थिति क्या है। लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लखीमपुर खीरी में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं, जहां पर 8 विधानसभा पर बीजेपी के विधायक हैं। जहां लखीमपुर खीरी की बात करें तो एक विधानसभा में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जो कि निघासन विधानसभा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का गढ़ है। वहां से
प्रशांत वर्मा विधायक हैं, जहां से उन्हें 17,000 कुछ वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है। और उन्हीं की अन्य विधानसभाओं की बात करें तो बलिया विधानसभा में भी, बलिया विधानसभा से रोमी साहनी विधायक हैं, जहां भी उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से मंजू त्यागी विधायक हैं, वहां पर भी करारी हार मिली है। और गोला विधानसभा की बात करें तो गोला विधानसभा में भी करारी हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा है। सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से योगेश वर्मा विधायक हैं, जहाँ से वह बीजेपी को नहीं जिता सके और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं धौरारा लोकसभा की बात करें तो वहां पर 3 विधानसभा आती हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीतापुर में आती हैं, हरगांव और मोहली। कुल 5 विधानसभा वहां पर भी हैं। वहां से धौरारा विधानसभा से जो है वहां से भी हार का सामना करना पड़ा है। मोहम्मदी विधानसभा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मोहली और हरगांव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बात करें 8 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम साबित हुए हैं। कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि आखिर विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी को के प्रत्याशियों को नहीं जिता पाना कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा। और प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह पटेल ने जीत दर्ज की है। शिवपाल सिंह ने बीजेपी के संगम लाल गुप्ता को हराया है। यहां से सपा को 46.7% वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 39.7% वोट ही रहे हैं। अब देखिए विधानसभावार स्थिति। प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा किया और उनको दोबारा टिकट दिया, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने ही विधायक के क्षेत्र में हार गए। बात करेंगे सदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां राजेंद्र मौर्य जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके क्षेत्र से 9,069 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके क्षेत्र पट्टी विधानसभा से सर्वाधिक वोटों से संगम लाल गुप्ता पराजित हुए, जहां 35,000 से अधिक वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से बात करेंगे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 14,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा का कब्जा माना जाता है और क्षेत्र में पैठ मानी जाती है। इस तरह से रामपुर खास में जहां कांग्रेस की विधायक मोना मिश्रा जो प्रमोद तिवारी की बेटी है, वहां 10,146 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं विश्वनाथगंज की बात करेंगे, जहां भाजपा और अपना दल के संयुक्त विधायक यानी अपना दल से विधायक जीतलाल पटेल है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही जीत दर्ज कर सके और वहां 3,000 से अधिक वोटों से वह जीत दर्ज कर सके। इस तरह से कुल मतदाताओं की बात करेंगे, कुल वोटों की बात करेंगे और कुल पड़े वोट की बात करेंगे तो 4,41,932 वोट समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल को मिला, जबकि 3,75,726 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता को मिला। कुल 66,206 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल पराजित हुए। लेकिन सदर क्षेत्र में जहां उनके विधायक हैं, रानीगंज क्षेत्र में जहां उनके कद्दावर नेता पूर्व विधायक हैं और पट्टी विधानसभा क्षेत्र में जहां सबसे बड़े दिग्गज नेता सूबे के राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पैठ मानी जाती है, उनके इलाके से सर्वाधिक वोटों से संगम लाल गुप्ता हार गए। इस तरह से कहा जाए तो प्रतापगढ़ में जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थक जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए और प्रमोद तिवारी ने जहां घेरेबंदी की इंडिया अलायंस के साथ, वहीं भाजपा की नैया डुबोने में उनके अपने ही सहभागी बने और जहां वरिष्ठ नेताओं के गढ़ से, अपने विधायक के गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, इंडिया न्यूज। और काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने जीत की झंडा बरदारी की है। कांग्रेस के अजय राय को हार का सामना करना पड़ा। मोदी को वाराणसी में 54.2% और अजय राय को 40.7% वोट मिला है। कैसा था काशी का सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
मोदी को काशी में तीसरी बार काशी का सांसद बना दिया गया है और एनडीए घटक दल ने देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के हाथों में उनकी कमान दे दी है। लेकिन यदि सीट के समीकरण की बात करूं या जीत के मार्जिन की बात करूं तो 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार काशी के सांसद बने थे, उस समय भी जीत का मार्जिन इससे अधिक था। और 19 में यदि बात करूं तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब प्रधानमंत्री के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शालिनी यादव और अजय राय भी थे। हालांकि अजय राय 2014 में भी उनके सामने खड़े थे, उस समय अरविंद केजरीवाल भी बनारस से लड़े थे। लेकिन जीत का जो मार्जिन 2019 में था वो 4,79,505 वोटों का था। आपको पहले बता दूं कि बनारस में जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में 5 विधानसभा आते हैं। इन 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक वर्तमान में, हालांकि पूरे बनारस की सीटों की बात करूं तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन कुछ सीटें चंदौली विधानसभा में जाते हैं, चंदौली लोकसभा में चुनाव जाते हैं। लेकिन बनारस लोकसभा सीट की बात करूं तो 5 विधानसभा सीट आते हैं। अब आपको समीकरणवार आपको बता दूं कि इस बार गलती क्या हुई भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे वोटिंग परसेंटेज कम आने के। देखिए, कैंट विधानसभा की बात करूं तो कैंट विधानसभा में यदि 2022 के आंकड़े में वर्तमान में जो विधायक है वहाँ के वो सौरभ श्रीवास्तव हैं। पहले इनको बता दूं कि सौरभ श्रीवास्तव कितने वोट पाए थे 2022 में। सौरभ श्रीवास्तव 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 1,47,833 वोट इनको मिले थे। ये जीत गए, वर्तमान में विधायक है। हालांकि दूसरी बार इनको प्रत्याशी बनाया गया, 2 बार से एक ही सीट पे विधायक है। हालांकि उनके क्षेत्र में, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले वो आपको बता दूं। इस बार 1,45,922 उनको वोट मिले हैं कैंट विधानसभा में। तो जो विधायक अपने जीत के लिए 1,47,833 वोट पा जाता है और प्रधानमंत्री के लिए 1,45,922 वोट बटोर पाता है। देखिए, कैंट में सबसे अधिक ब्राह्मण रहते हैं, तो ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा में आए या फिर अजय राय के पास यानी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पास गए, ये सोचने का विषय है। मार्जिन कम रहा, विधायकों का जो समीकरण रहा, विधायकों का जो मेहनत रहा वो ग्राउंड पे हमें लगता है कम दिखा। अब मैं उत्तरी विधानसभा की बात करूं, उत्तरी विधानसभा में वर्तमान में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल प्रत्याशी हैं। हालांकि वो 2 बार से उत्तरी के विधायक है। उत्तरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले मैं आपको बता दूं। देखिए, उत्तरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा चुनाव में 1,31,241 वोट मिले हैं। हालांकि वही अजय राय की बात करूं तो 1,17,131 वोट मिले हैं। अब मैं रविंद्र जायसवाल के विधानसभा में जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय रविंद्र जायसवाल को कितना वोट मिला तो मैं आपको बता दूं। उस समय रविंद्र जायसवाल को वोट 1,34,471 मिले थे। तो इसमें भी पीएम मोदी को वोट कम मिले हैं। ये अपने विधानसभा में भी वोट नहीं बटोर पाए, लगभग 3,000 से ज़्यादा वोट कम मिले हैं। और मैं रोहनिया की बात करूं तो रोहनिया में देखिए, अपना दल एस के जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी है, पार्टी है माफ़ करिएगा, उनके कैंडिडेट उतारे गए थे डॉक्टर सुनील पटेल जो विधायक है वर्तमान में। इनको कितना वोट मिला था आपको बता दें, फिर उसके बाद पीएम मोदी को कितना लोकसभा चुनाव में इनके विधानसभा क्षेत्र से मिला वो मैं आपको बताता हूँ। उस समय इनको 1,18,663 वोट मिले थे और वर्तमान में रोहनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1,27,508 वोट मिले हैं। वोटिंग बढ़े हैं, लेकिन फिर भी जातिगत समीकरण की बात करूँ तो अजय राय को भी कम नहीं मिले रोहनिया से। अजय राय को 1,12,25 वोट मिले हैं। अजय राय टक्कर दे रहे थे, जबकि जाति समीकरण है वहाँ पटेल वोट अधिक है। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में फेल दिखी रोहनिया क्षेत्र की बात करूँ। अब मैं आ जाता हूँ सबसे दक्षिणी जो विधानसभा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी टक्कर मिला था और इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट मिले हैं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव था उस समय वहाँ के कैंडिडेट थे नीलकंठ तिवारी, जिनको 99,622 वोट मिले थे 2022 में। और इस बार पीएम मोदी को जब लोकसभा चुनाव में उनके विधानसभा से 97,878 वोट मिले हैं। वही जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, उनको 81,732 वोट मिले हैं। तो जीत का आंकड़ा और वोटिंग परसेंटेज विधानसभा वार मैंने आपको बता दिया, काफ़ी कम रहा।
एक विधानसभा और बच गया सेवापुरी, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। सेवापुरी में 2022 के विधानसभा में जो कैंडिडेट थे नील रतन नीलू, उनको आपको बता दें कि 1,51,63 वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी को वहाँ से भी कम मिले हैं, 1,08,890। तो ये वोटिंग भी कम हुआ है। जो क्षेत्र है समीकरणवार जातिगत जिस तरीके से नापा जाता है, लोग आकलन लगाते हैं समीकरणवार। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जो विधायक थे पांचों विधानसभा के, वहाँ के भी विधायक अपने स्थानीय वोटरों को लुभा नहीं पाए, क्योंकि 2019 और 2024 में 5 साल का अंतर था, लगातार विकास हुआ है। और 2022 के विधानसभा चुनाव जो बीच में बीता है 2 साल पहले, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कम वोट से जीती थी। लेकिन जो समीकरणवार था, जो विधायक जिन वोटों से जीते हैं, उतना वोट का मार्जिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं ला पाए। तो यदि जातिगत समीकरण की बात करूं तो बनारस में देखिए 8 विधायक हैं, और जो मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 3 MLC वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो उसके बाद भी पीएम मोदी को कम वोट से जिताना, इस बार पीएम मोदी 1,52,000 वोटों से जीते हैं, जबकि 2019 में पीएम मोदी 4,79,505 वोटों से जीते थे। तो जीत का समीकरण इस बार जो मार्जिन थी वो काफ़ी कम था, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। हमें लगता है कि इस बार जो स्थानीय संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूँ या फिर जो विधायक हैं, इन पे गाज गिरनी तय है, क्योंकि मंथन लगातार जारी है। और इस पे मंथन किया जा रहा है कि आखिर जीत की मार्जिन कम क्यों हुई। जीत की 5 वोटों से जीते थे, तो जीत का समीकरण इस बार जो मार्जिन थी वो काफ़ी कम था, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। हमें लगता है कि इस बार जो स्थानीय संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूँ या फिर जो विधायक हैं, इन पे गाज गिरनी तय है, क्योंकि मंथन लगातार जारी है। और इस पे मंथन किया जा रहा है कि आखिर जीत की मार्जिन कम क्यों हुई। जीत की मार्जिन कम होना आत्ममंथन की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन एक बड़ा झटका रहा है। इसको लेकर तमाम रणनीतियां बनाई भी जा रही हैं, लेकिन हमने विधानसभा वार स्थिति आपको दिखाई कि कहां